अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़रूख़ और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बायो जियोकेमिकल साइकिल, जो कि आपके 8 क्लास के साइंस का दूसरा टॉपिक है। 1.1 बलूचिस्तान बोर्ड के 2026 के नए जो एडिशन अभी आया है उसका उसके चैप्टर का दूसरा टॉपिक है बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, हमारे इन्वायरमेंट में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। हमें ज़िंदा रखने के लिए हमें ऑक्सीजन की दरकार होती है। तो वो ऑक्सीजन आपके दरख्त से जो है, दरख्त ऑक्सीजन को एक्सेल करता है। दरख्त जो है वो हमें ऑक्सीजन देता है। बाद में हमारी जो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक प्लांट जो है इस्तेमाल करते हैं अपने खुराक को तैयार करने के लिए, जो कि बहुत ही दूर दूर प्लांट्स होते हैं। और यही प्लांट की और की वजह से हमारे पास ऑक्सीजन हमें मिलती है। सही है। सो डिड यू नो दैट ऑक्सीजन यू आर ब्रीथिंग हैव बीन रिलीज बाय द ट्री हंड्रेड ऑफ माइल्स अवे। और आप ये भी कह सकते हो कि वो कार्बन इन योर बॉडी हैज़ वाज वन अपॉन ऑफ अ डायनासोर। आपकी बॉडी में जो कार्बन है, कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। एलिमेंट अगर आप जानते हो, एलिमेंट जब आपके पास बहुत ज़्यादा छोटे अगर एक जैसे एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उससे एक एलिमेंट बनता है। तो कार्बन भी एक एलिमेंट का नाम है। सही है। तो ये एलिमेंट है क्या? आप एटम क्या है? एटम आपके मैटर का एक छोटा सा ज़रा होता है। आपका जो मैटर होता है, मैटर आपकी किसी भी चीज़ का मतलब एक मैटर कोई भी चीज़ हो सकता है। आपकी दुनिया सारी के सारी जो है वो 90% 95% आपके मैटर से बनी होती है। ठीक है। अब वो छोटे से ज़र्रे के एक एक सेम तरह के ज़र्रे के आपस एक दूसरे के साथ मिलने की वजह से जो एक चीज़ बनता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो उसको हम मैटर कहते हैं। और अगर वो उसके छोटे ज़रे को हम फिर के एटम कहते हैं। और फिर वो एटम्स छोटे-छोटे एटम्स अगर एक तरह के एटम्स हो तो वो मिलते हैं तो वो एलिमेंट बना देते हैं। अब वो एलिमेंट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट द कार्बन, वो कार्बन एलिमेंट, ये कार्बन एलिमेंट जो कि आपके अंदर मौजूद होता है हमारे बॉडी में। सेकेंड मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट, दूसरा सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो कि हमारे बॉडी में मौजूद होता है वो होता है कार्बन। ठीक है। और वो आप हमारी सारी बॉडी आपके कार्बन एलिमेंट से आपस में मिल के बना होता है। सही है। ये कह रहा है कि आपके अंदर जो एक कार्बन था वो कुछ हज़ारों साल पहले एक डायनासोर के अंदर था। सही है। ये क्यों? ये कैसे आपको पता चल गया? एंड इट हैपन्स। और जितने भी गैसेज़ हैं एंड ऑल द गैसेज़, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन्स हमारे जो इन्वायरमेंट में है, हमारे माहौल में है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो क्यों ख़त्म नहीं होते? ये एक साइकिल के थ्रू चल रहे होते हैं। मतलब एक चीज़ दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो रहा होता है। एक कुदरती साइकिल, साइकिल का मतलब ये होता है कि साइकिल का मतलब ये होता है एक चीज़ को दूसरे से रिप्लेस करना और उसको बार-बार इस्तेमाल करना। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको साइकिल कहते हैं। तो ये इट्स ऑल ड्यू टू नेचुरल साइक्लर। ये एक कुदरती रिसाइक्लर की वजह से। रिसाइक्लर का मतलब होता है एक चीज़ को जो है वो दूसरी चीज़ में तब्दील करके उसको इस्तेमाल के काबिल बनाना। सही है। हेज़ बायो जियोकेमिकल साइकिल एंड इट्स कीप अस अलाइव अलाइव। वो हमें क्या कहते हैं? वो हमें ज़िंदा रहने में मदद देती है। ये तमाम जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, जितने भी नेचुरल साइकिल्स होते हैं, ये एक बायो जियोकेमिकल साइकिल है। ये एक साइकिल, नेचुरल साइकिल का नाम है जो कि हमारे जो सारी इन्वायरमेंट में होती है। सही है। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल आपको नाम से ही जो है वो ये सारा ज़हन में रखना है कि बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब ये होता है कि लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स जो कि ज़मीन के हवाले से है। ठीक है। केमिकल मीन्स जो जितने भी केमिकल हैं, जितने भी एलिमेंट्स वगैरह हैं। साइकिल, साइकिल का मतलब है एक चीज़ का दूसरी चीज़ में जो है वो तब्दील करना और उसको इस्तेमाल के काबिल बनाना। ठीक है।
तो बायो जियो केमिकल साइकिल ये तमाम केमिकल्स का जानदारों के अंदर, जानदारों और ज़मीन के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ कार्बन अगर एक वक़्त में जानदार के अंदर था, फिर वो क्या कह फिर वो ज़मीन के अंदर आ गया, किसी और शक्ल में तब्दील हो गया, तो उस शक्ल को जो एक पॉइंट से ऑर्गेनिज़्म से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब तब्दील होता है, तो उस तमाम तब्दीली वाली स्टेट को फिर हम क्या कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। ये तमाम केमिकल्स जो कि आपके ज़मीन के अंदर और आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक साइकिल कवर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। इसके बारे में डिटेल अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम उस बिफोर दैट वी नीड टू नो वेयर दे हैपन। हमें इससे पहले ये जानना ज़रूरी है, ये कुछ एक टॉपिक्स छोटे टॉपिक्स है जो कि आपको याद होने चाहिए, तब आप ये जो बायो जियो केमिकल साइकिल है उसको आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अर्थ जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन को जो है वो उनकी ये तमाम प्रोसेसेस को समझने के लिए कि ये हमारी जो ज़मीन है उसको तमाम को स्टडी करने के लिए उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ टुकड़ों में जो है उसको काट दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसको मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो है स्पेयर भी कह सकते हैं। अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 4 स्पेयर्स। हमारी जो ज़मीन है उसको 4 एरियाज़ में या 4 स्पेयर में डिवाइड किया गया है। ये क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि उनकी ख़ुसूसियात की बुनियाद पर जो है ये डिवाइड किया गया ताकि हम उनको स्टडी कर सकें और उनके जो जितने भी जो ये साइकिल्स होते हैं, जो इनके अंदर जो जितने भी रिलेटेड फेनोमेनास होते हैं, उनको हम स्टडी कर सकें, ठीक है। दीज ऑल स्पेयर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ये तमाम जो दुनिया है वो दुनिया है, जो ज़मीन है वो सारी ज़मीन वो मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। कुछ आपके पास जो है वो रॉक के और मिनरल्स के लिहाज से होती हैं, कुछ आपके पास पानी, ज़मीन जो है वो कुछ हिस्सा पानी होता है, कुछ हिस्सा जो है वो गैसेस से जो है वो होता है, और कुछ हिस्सा जो है वो हिस्सा होता है जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। इसी तरह 4 में जो है वो 4 एरियाज़ में उसको डिवाइड किया गया है। पहला है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारे पास वो एरिया ज़मीन का, वो टुकड़ा ज़मीन का जहाँ पर रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं, जहाँ पर मादनियात और पत्थर वगैरह होते हैं, तो उस लेयर को हम फिर क्या कहेंगे, उसको लिथोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद वो स्फीयर जहाँ पे आपका पास जो है वो पानी मौजूद है, आपके अर्थ के अंदर 70% वाटर मौजूद होता है, तो वो सारा का सारा एरिया आता है हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है एटमॉस्फेयर आता है। एटमॉस्फेयर आपके पास वो स्फीयर और वो एरिया ज़मीन का जो कि जहाँ पर गैसेस हो, स्टीम स्टीम भाप और एंड वेपर, जहाँ पर जो भाप वगैरह गैसेस हो वहाँ पर मौजूद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बायोस्फीयर उस एरिया को या उस स्फीयर को कहते हैं जहाँ पर एक जानदार ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। तो उसको बायोस्फीयर कितने हैं, 4 है। लिथोस्फीयर जो कि रॉक और मिनरल्स के साथ रिलेटेड हो, और हाइड्रोस्फीयर जो कि आपके वाटर के साथ रिलेटेड हो, एटमॉस्फेयर जो एयर जो गैसेस के साथ रिलेटेड हो, बायोस्फीयर जो कि लाइफ के साथ रिलेटेड हो। जैसे ये नाम से है, लिथो का मतलब क्या होता है, लिथो का स्पेयर सब के अंदर आता है। लिथो का मतलब होता है रॉक, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एटमोस का मतलब होता है एयर, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आपकी बुक में एक डायग्राम है, जिसमें डायग्राम में ये बताया गया है, आसान सा डायग्राम है। इसमें आपके पास जो है वो सारी एक डायग्राम दिया गया है, जिसमें आपके पास ये एक ह्यूमन है, और ये ह्यूमन के साथ जो है जो ट्रीज़ वगैरह है, लिविंग थिंग्स हैं, जहाँ पर एक ज़िंदगी जो एक आम सी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, ठीक है। एक ज़मीन के ऊपर एक बंदा है, और उसके साथ जो है वो जितने भी यहाँ पर पेड़ बनाया हुआ है, तो ये एक ज़ाहिर कर रही है किस चीज़ को, यहाँ पर ज़िंदगी है जो कि यहाँ पर गुजार रहे हैं। तो ये रिलेटेड है आपके, उसको हम उस पेड़ को फिर क्या कहेंगे, हम बायोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। जहाँ पर एयर वगैरह है, जितने भी बर्ड्स वगैरह जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं, उसको हम फिर क्या कहेंगे, उसको
एटमॉस्फेयर कहेंगे। और जहाँ पर पानी है, जहाँ पर जो जितने भी जो फिशेस वगैरह है और जितने भी मैरन्स जो है, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो हाइड्रोस्फीयर हम उसको कहेंगे। और ज़मीन के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी, जो जितने भी हड्डियाँ वगैरह जो हमारे पास जो लोग मर जाते हैं तो उसकी जो बोन्स वगैरह होती हैं वो यहाँ पर जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद होती है। तो जो पत्थर वगैरह जो ज़मीन से रिलेटेड हो तो हम उनको फिर क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर। ठीक है, तो ये आसान स्ट्रक्चर है जो कि आपको ये बताएगा कि कौन सा डिफ्रेंशिएट करवाएगा बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर के बीच में। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद हम बात करेंगे बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है, तो बायोस्फीयर है क्या? बायोस्फीयर हमारे पास क्या है, एक नेचुरल पाथवे है। नेचुरल पाथवे का मतलब होता है एक कुदरती रास्ता होता है जहाँ पे बाई विच एसेंशियल का मतलब होता है ESSENTIAL का मतलब होता है ज़रूरी, जो ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स अनासार। ठीक है, उर्दू में अनासार कहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है और कार्बन है, सर्कुलेट बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। जब आपके पास जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन और बाकी और भी हो सकते हैं, जब वो आपके एक कुदरती रास्ते से गुजर रहे हो, किसके दरमियान, लिविंग थिंग्स और आपके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब आपका जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में, फिर इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जब ये एक कुदरती रास्ता जब हमारे पास वो फ्लो करता है, जो जो जितने भी ये एसेंशियल एलिमेंट फ्लो करते हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट जाते हैं, इन्वायरमेंट से फिर ऑर्गेनिज्म की तरफ आते हैं, ये तमाम जो एक साइकिल जो होता है, वो तमाम साइकिल को, कुदरती साइकिल को हम क्या कहेंगे, बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। दैट्स इट। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये मदद देता है, हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ अ नेचुरल एसेंशियल एलिमेंट बाय पासिंग थ्रू अ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फाइनोमेना। ये आपके फिजिकल का मतलब ये होता है कि जो ज़ाहिरी, जो कि ये ज़ाहिर करे कि ये जो दुनिया है वो किस तरह काम करती है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे पास जो मैटर है और जो एनर्जी है वो आपके ज़मीन के अंदर जो है वो किस तरह फ़्लो करती है, किस तरह जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवाती है, तो उसको हम फिज़िकल फेनोमेना कहेंगे। बायोलॉजिकल फेनोमेना ये कहते हैं कि आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है वो आपके इन्वायरमेंट के लिहाज से वो किस तरह ग्रो करता है, किस तरह हैबिटेट उसकी होती है, किस तरह बिहेवियर होता है, तो उसको वो बायोलॉजिकल फेनोमेना में आता है। सही है? तो जब हम फिजिकल फेनोमेना और बायोलॉजिकल फेनोमेना की जब उससे ये एसेंशियल एलिमेंट पास करते हैं, तो ये जो इनकी रेगुलेशन होती है, रेगुलेशन का मतलब होता है कि इनको जो है वो एक से दूसरे मतलब रेगुलेट होना, एक से दूसरे में जो है वो तब्दील करना और उसको जो है आगे बढ़ाना। तो ये जो है सारा का सारा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल के थ्रू होता है। दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है। ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल हमारे पास वो साइकिल होता है, मतलब ये है ऑक्सीजन साइकिल का कि ऑक्सीजन, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन की साइकिल किसे कहते हैं कि ऑक्सीजन एलिमेंट का मूवमेंट यानी हरकत करवाना, जो कि कहाँ से कहाँ, जो कि ज़मीन के किस किस एरिया के थ्रू होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर हवा के ज़रिए होती है, बायोस्फीयर के थ्रू मतलब जो जानदारों की जो है वो थ्रू होती है, और लिथोस्फीयर का मतलब ये होता है कि जो ज़मीन के थ्रू आती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको ऑक्सीजन जो जब ये तीनों के थ्रू जो है वो जाते हैं तो ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। ये याद रखना, इससे कौन सा स्फीयर रहेगा, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के अंदर ऑक्सीजन इस तरह मूव नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या करते हैं, ऑक्सीजन साइकिल को हम फिर क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन साइकिल क्या, ऑक्सीजन का मूवमेंट करना किस चीज़ के थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू, बायोस्फेयर के थ्रू, लिथोस्फेयर के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ये रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है, फोटो दो लफ्ज़ से बना होता है। फोटो का मतलब होता है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन। तो जब प्लांट, ये प्लांट्स के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जब आपके पास कोई भी प्लांट
क्या करता है, सन की लाइट की मदद से जब खुराक तैयार करता है अपना, तो उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। या आपका जो ऑक्सीजन साइकिल है वो रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस के साथ। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे किस तरह रिलेटेड है। इन और इन्वायरमेंट, आपके इन्वायरमेंट में 21% ऑफ ऑक्सीजन आपके पास मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर मैंने बताया कि क्या क्या मौजूद होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास 21% ऑफ वट 21% ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होता है। ठीक है, और बाकी तमाम केसेस इनके अंदर मौजूद होते हैं। दैट्स इट। तो उसको समझने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास नंबर वन पे हमारे पास जो है वो होता ये है कि जो आपका एक सन होता है, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ इज द मेन सोर्स और द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो आपकी ज़मीन के अंदर जितनी भी एनर्जीज होती हैं, एनर्जी होती है, वो तमाम आती है सनलाइट के थ्रू। ठीक है, किस तरह, वो आपके यहाँ पर मैं समझाऊंगा आगे। तो सनलाइट क्या करता है, सनलाइट आता है अपने लाइट्स, सनलाइट, सन जो है वो अपने सनलाइट जो है वो प्लांट के ऊपर फेंकता है। ठीक है, जब वो सनलाइट उसके ऊपर फेंकता है तो एक चीज़ की नीड होती है प्लांट को, जिससे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, फ्रॉम द इन्वायरमेंट एक्सेल्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस जो कि रिलीज किसने किया, एक्सेल किया गया। एक्सेल का मतलब होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म से बाहर आया हुआ है, बाहर किया हुआ है, किस चीज़ किसने जो है वो बाहर निकाला हुआ है, ह्यूमन ने और एनिमल्स ने। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला हुआ है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करेगा, प्लांट यूज़ करेगा वाटर, वाटर के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जब ये इन तीनों से जो है वो इन तीनों को इस्तेमाल करेगा, तो इस्तेमाल करने के बाद वो एक खुराक बनाएगा अपना, जिससे जिस प्रोसेस को फिर हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। और इससे उन्होंने अपना एक ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज बनने के बाद एक ऑक्सीजन को रिलीज किया एज अ बाय प्रोडक्ट, एक्सेल किया। एक्सेल करने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो कि आप किसी भी एक जिस्म से बाहर निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है बाहर निकलना, रिलीज का मतलब ये बाहर निकलना होता है। O2 दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज करवाया और एटमॉस्फेयर में हैज़ अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट, वो चीज़, प्रोडक्ट का मतलब होता है वो चीज़ जो कि आखिर में आपको मिलनी है, और वो आखिर में उन्होंने एक चीज़ मिली है जो उसने इस्तेमाल नहीं है। बाई प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जो उसको नहीं चाहिए, उन्होंने एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं चाहिए था, उन्होंने जो है वो उसको निकाल दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन का क्या होगा, यूज और इनहेल बाई ह्यूमंस एंड एनिमल्स फॉर रिस्पायरेशन। और होता ये है कि ये जो ऑक्सीजन है जो प्लांट ने यहाँ पर रिलीज़ कर दिया, बाहर निकाल दिया, ये फिर कौन इस्तेमाल करेगा, ये ह्यूमन इस्तेमाल करेंगे, एनिमल उसको इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ के लिए, रिस्पायरेशन के लिए। रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, मैं क्या समझाऊंगा। ठीक है, रिस्पायरेशन हमारे पास क्या होता है, रिस्पायरेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हमारे पास किसी भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि अब वो जो आप बॉडी के अंदर मौजूद हो, इंसान के अंदर मौजूद हो, जब हम उनको ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो कि हमने लिया हुआ है, उस ऑक्सीजन को उसके साथ उसकी प्रेजेंस में, मतलब उसके ऑक्सीजन के साथ हम उस खुराक को तोड़ते हैं, और जब हम उनसे एनर्जी लेते हैं तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, और जो रिस्पायरेशन कहते हैं तो ये फिर बाद में इस पर रिस्पायरेशन के थ्रू करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि ह्यूमन एंड एनिमल एक्सेल carbon dioxide which goes back to the plant through a atmosphere and the process continue। और इसी तरह आपके पास जो प्रोसेस होता है फिर से कंटिन्यू होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर से जो है ये जो रिस्पायरेशन होता है, वो रिस्पायरेशन जनरली इस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या हुआ, प्लांट ने आपके पास वाटर उसने अपने ज़मीन से लिया, प्लस उन्होंने जो है वो क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद उन्होंने एक सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट की मौजूदगी में उन्होंने वो कन्वर्ट हुआ C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, वो खुराक उन्होंने बना दिया। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कर लिए, प्लस उन्होंने क्या चीज़ की, उसने एक O2 मॉलिक्यूल को जो है वो बाहर निकाला। ठीक है, सही है। और ये पॉइंट, एक O2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, ये यहाँ पर मौजूद है।
अब O2 मॉलिक्यूल फिर कौन इस्तेमाल करेगा? ह्यूमन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ह्यूमन इस्तेमाल करने के बाद फिर क्या करेगा? उसको फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो निकालेंगे। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से जो है वो वाटर के साथ मिलके फिर से जो है वो ग्लूकोज बनाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। किस चीज़ को ये साइकिल चलता रहता है? मतलब ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो स्टिमुलेट करता है किस चीज़ में? हमारे पास ह्यूमन में, ठीक है। तो ये एक साइकिल है किस चीज़ का? ऑक्सीजन का, ठीक है। कि किस तरह ऑक्सीजन जो है वो मुख्तलिफ पाथवे से जो है वो गुजरता है। तो ये हुआ ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कार्बन साइकिल किस तरह होता है। कार्बन साइकिल वही बात है कि कार्बन की मूवमेंट किस चीज़ के थ्रू? आपके एटमॉस्फेयर के थ्रू, आपके लिथोस्फेयर के थ्रू, आपके पास बायोस्फेयर के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कार्बन साइकिल कहते हैं। कार्बन साइकिल जो है वो कार्बन, आपका जो कार्बन है, कार्बन मैंने बताया कार्बन मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके जो माहौल में सबसे ज़्यादा द मोस्ट अबंडेंट जो एक एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन, ठीक है। तो वो कार्बन सबसे ज़्यादा है आपके माहौल में, सबसे ज़्यादा जो है वो है कार्बन। वो कार्बन जो है वो हर जगह मौजूद है। इन और डीएनए, आपके डीएनए के अंदर भी मौजूद है। डीएनए डीएनए आपके सेल के अंदर एक तरह की एक हेरिडिटी मटेरियल होती है जो खसूसियात, मतलब ये एक फॉर एग्जांपल ये ऐसा आप समझ लें कि ये आपके सेल के अंदर एक तरह की मेमोरी है, ठीक है। सेल के अंदर एक मेमोरी है जो कि जो आपको अपने माँ बाप से मिली है, तो उसको डीएनए कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आपके पास जो खुराक है, आपके जो खुराक है उनके अंदर कार्बन मौजूद है, आपके डीएनए के अंदर मौजूद है और आपके फ्यूल के अंदर मौजूद है। जितने भी फ्यूल वगैरह है आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो वो आपके इनके अंदर आपके पास कार्बन मौजूद है लार्ज अमाउंट में। पहला पॉइंट हमारे पास, प्लांट एब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड। जिस तरह मैंने बताया यहाँ पे, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया कि हम के जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्व का मतलब होता है लेना, उसको जज्ब करना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म एयर टू मेक फूड, फूड बनाते हैं। फूड से मुराद हमारे पास ये ग्लूकोज, जो कि मैंने कहा यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ग्लूकोज बनाया, तो उस ग्लूकोज को बनाने के प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने जो है वो क्या किया? पहले पॉइंट तो ये है कि प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद एज अ रिजल्ट उन्होंने फूड बनाया, खुराक बनाए, नंबर एक। और फिर उसी खुराक के अंदर फिर क्या होगा? वो कार्बन होगा, जैसे कि मैंने बताया C6H12O6, इसके अंदर कार्बन है यानी आपके पास ये कार्बन जो कि उन्होंने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के थ्रू लिया, तो वो यहाँ पर 6 कार्बन यहाँ पर इस ग्लूकोज में आ गए। दैट्स इट। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास एनिमल ईट प्लांट्स एंड द कार्बन मूव इनटू देयर बॉडीज। इसी तरह हमारे पास फिर होता ये है कि आपके पास ये जो खुराक है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट्स है, ठीक है। अब ये एक प्लांट्स है, अब इस प्लांट्स को क्या कौन खा लेता है? ये ईट बाय ह्यूमंस, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल ये एक पौधा है और पौधा जो है वो इंसान खा लेता है। जब इंसान उसको खा लेता है तो इसके अंदर जो जितने भी कार्बन होते हैं, कार्बन, ठीक है, वो मतलब इसके अंदर जितने भी कार्बन थे, प्लांट के अंदर जितने कार्बन थे, वो अब ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गए, ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गए। फिर ह्यूमन बॉडी फिर उसको जो है वो और स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ये आसान अल्फाज है। सबसे पहले क्या हुआ? प्लांट के अंदर कार्बन कहाँ से आया? कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू उन्होंने जज्ब कर लिया। फिर एनिमल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह आया? तो वो इस तरह आया कि उन्होंने प्लांट को खा लिया और प्लांट को खाने के बाद उनका जो इनके अंदर जो कार्बन था वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया, सही है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट पे कि जो कार्बन रिटर्न टू आ एटमॉस्फेयर थ्रू, आपका जो कार्बन है, फॉर एग्जांपल आपका जो कार्बन है अब ह्यूमन बॉडी के अंदर है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो उसको बाहर कैसे निकलेगा एटमॉस्फेयर की तरफ? जो हवा के अंदर किस तरह निकलेगा? वो इस तरह रिस्पायरेशन के थ्रू। रिस्पायरेशन ये याद रखना, जो रिस्पायरेशन जो मैंने यहाँ पर बताई, रिस्पायरेशन दो तरह किस्म के होते हैं, ठीक है। एक रिस्पायरेशन वो होती है जो कि आपके सेल के अंदर होती है, ठीक है। वो आपके पास ये वाली है जिसमें आपको खुराक को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
तोड़ा जाता है, ठीक है। ये एक वो रिस्पायरेशन है जिसमें हम जो है वो सांस लेने वाली होती है, इसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, और इसको जो है ओनली द रिस्पायरेशन कहते हैं। तो रिस्पायरेशन ब्रीथिंग जिसमें हम सांस लेते हैं, और सांस लेने के वक्त हमारे पास क्या करते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और वही कार्बन जो कि उन्होंने खुराक में लिया था, और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाद में वो खुराक जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फालतू है जब बॉडी से निकलता है, तो वो निकलता है विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। और दूसरी बात पे हमारे पास जो है ये है कि आपका जो कार्बन है वो ज़मीन तक, मतलब ज़मीन तक हैज़ अ लिथोस्फेयर में, LETHOSPHERE, लिथोस्फेयर में, जो ज़मीन के अंदर है वो लिथोस्फेयर में, यहाँ पर इसकी हेल्प से, जो रिस्पायरेशन की हेल्प से, तो वो कहाँ पर गया, एटमॉस्फेयर तक गया, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको लिथोस्फेयर तक जो है वो अगर वो पहुंचना चाहता है, तो उसमें क्या होगा, डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि इंसान जब मर जाता है, या कोई भी एनिमल मर जाता है, कोई भी माइक्रो तो प्लांट मर जाता है, तो वो ज़मीन के अंदर जो है जब उनको दफन किया जाता है, तो दफन करने के बाद उन पर बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने बैक्टीरिया वगैरह जो है वो उस पर अटैक करते हैं। ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट वगैरह होती हैं जो उनके पर अटैक करते हैं, और उससे आपके पास जो है वो जो जितने भी कार्बन वगैरह है वो अलग हो जाते हैं और ज़मीन के अंदर फैल जाते हैं। तो वो ज़मीन के अंदर फिर क्या बना देते हैं, वो एक फ्यूल बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में तब्दील हो जाते हैं। तो वो डीकम्पोजिशन के थ्रू वो उनसे कार्बन अलग हो जाता है लिथोस्फेयर में। सम टाइम कार्बन इज ट्रैप्ड एंड अंडरग्राउंड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर टर्निंग टू द फॉसिल फ्यूल्स, कॉयल, ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि वो फिर वो डीकम्पोज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब इंसान की बॉडी या प्लांट की बॉडी जब मर जाती है, तो और मर जाने के बाद फिर जो है वो जब ख़राब हो जाती है, ज़मीन के अंदर जो है दफन हो जाती है, उस पर जो है वो लाखों साल जो है वो गुजर जाते हैं। तो गुजरने के बाद वो फॉसिल फ्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब ये होता है कि ये जो पुराने प्लांट और एनिमल्स थे, वो जब ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, दफन होने के बाद जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हीट का जो है उस पर इफेक्ट होता है, तो ज़मीन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी जो बॉडीज़ वगैरह जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है, वो किस चीज़ में, कॉयल, ऑयल और नेचुरल गैस में तब्दील हो जाती हैं। ये कौन सी वो उनकी बॉडी में कार्बन होता है, वो वही कार्बन आपस में मिल मिल के क्या बनाते हैं, कॉयल बनाता है, ठीक है, ऑयल बनाता है और नेचुरल गैस बनाता है, ठीक है। व्हेन वी बर्न दिस, द कार्बन इज रिलीज बैक इनटू द एयर, ठीक है। और अगर मैं फिर उसको जो है वो क्या कहता है, लिथोस्फेयर से फिर जो है वो एटमॉस्फेयर तक जो है वो मैं पहुंचाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस कार्बन को मैं जलाऊंगा, और जलाने के बाद क्या करूँगा, वो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। मैंने एटमॉस्फेयर यहाँ पर बताया कि एटमॉस्फेयर में जब ह्यूमन से एटमॉस्फेयर तक जहाँ किसके थ्रू जाता है, वो जाता है विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन। और याद रखना है लिथोस्फेयर तक किस तरह जाता है, विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजिशन। और याद रखना कि और अगर आपके पास जो जितने भी फोसल कार्बन है, वो कार्बन किस तरह जो है वो जाएगा एटमॉस्फेयर में। अगर आप उस कार्बन को क्या करोगे, जलाओगे, तो कार्बन को जलाने के बाद वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लकड़ी लो और लकड़ी को आग लगा दो, जब आप लकड़ी को आग लगाओगे तो वो उससे जो है कार्बन जो है वो निकलेगा, तो वो कार्बन जो है वो क्या करेगा, वो जाएगा, वो एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी नए टॉपिक की तरफ आएंगे, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल, ठीक है। कि ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल के बीच में क्या रिलेशन है। एक जो है वो ये साइकिल्स जो है, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता हूँ कि ये जो साइकिल्स होते हैं वो एक दूसरे को जो है वो चलाते हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट का मतलब होता है एक दूसरे को चलाते हैं, उसको जो है वो जारी करवाते हैं, ठीक है, अपने अपने प्रोडक्ट के ज़रिए। प्रोडक्ट का मतलब तो यह है कि जो आखिर में जो आपको एक चीज़ बनाते हो, उस चीज़ को बनने को जो आप मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। द फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल। जैसे कि मैंने बताया, फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खुराक
तैयार करती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जब आप प्लांट पे सनलाइट पड़ती है तो जब वो खुराक बनाता है, खुराक कौन सा खुराक, जो मैंने बताया C6H12O6, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। और जब वो ग्लूकोज बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन के बारे में बात करें, रिस्पायरेशन हमारे पास हमारे वो प्लांट के अंदर जो है वो प्लांट के अंदर नहीं होती है, वो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होता है। और ये वो रिस्पायरेशन होती है। वैसे तो आप ये कह रहे हो कि रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन ये एक बात कर रहा हूँ सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में। सेलुलर रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन जो कि आपके सेल के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। ये क्यों होती है, इसका मकसद ये होता है सेलुलर रिस्पायरेशन के, क्योंकि आपके सेल, तमाम सेल जो आपके बॉडी में मौजूद होते हैं, उनके उनको जब खुराक मिल जाता है, तो उस खुराक से एनर्जी एनर्जी बनाना, तो ये रिस्पायरेशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये आसान अल्फाज में, जब हमारी बॉडी में हमें खुराक से एनर्जी चाहिए होती है तो उस प्रोसेस को हम फिर क्या कहते हैं, उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। और इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक कनेक्ट है, एक दूसरे को कनेक्ट करना, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, किसके साइकिल के थ्रू, ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल के थ्रू। किस तरह आपको समझ आएगा यहाँ पर, स्ट्रक्चर के थ्रू। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक ह्यूमन है, प्यारा सा ह्यूमन है। और वो क्या कर रहा है, वो जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है यहाँ पे, ठीक है, ज़मीन के अंदर। तो वो उन्होंने जो है वो अपनी सेलुलर रिस्पायरेशन की। अपनी सेलुलर रिस्पायरेशन में उन्होंने क्या किया, खुराक को तोड़ा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उन्होंने उससे जो है, और उसकी बॉडी में से एक कार्बन बना। कार्बन बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, और वो उन्होंने उस कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड की हालत में बाहर निकाल दिया, ठीक है। क्या किया, एक्सेल कर दिया, EXHALE, एक्सेल कर दिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाएगा, माहौल के अंदर। कहाँ पर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर। मैं यहाँ पर लिखूंगा एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर, हाँ, ये कौन से एरिया होगा, ये आपके पास होगा बायोस्फीयर, ठीक है। ये याद रखना, बायोस्फीयर वो स्फीयर, वो ज़मीन का हिस्सा जो कि ज़िंदगी के साथ जो है वो लिंक हो, जहाँ पर जानदार मौजूद हो, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर से जो है वो फिर कौन जो है उसको लेगा, उससे लेगा हमारे पास एक प्लांट, एक प्यारा सा प्लांट, जो कि उसको वो क्या करेगा, वो इससे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट के साथ क्या रिलेशन है, आसान सा रिलेशन है, का फोटोसिंथेसिस को करना। फोटोसिंथेसिस क्यों करेगा, फोटोसिंथेसिस किस तरह करेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाट जो प्लांट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। उनके पास पानी होगा, पानी वो अपने रूट के थ्रू ज़मीन से ले लेगा, ठीक है। और सनलाइट उस पर पड़ेगी, ठीक है, ये जो सनलाइट है वो भी इस पर पड़ेगी, जिसकी वजह से वो क्या बनाएगा, ओ ऑक्सीजन बनाएगा, और एक जो है वो ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और ग्लूकोज बनाएगा। दैट्स इट। अब ये जो ग्लूकोज है वो अपने लिए बनाएगा, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है वो अपने लिए बनाएगा, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये याद रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके प्लांट के अंदर किस तरह आता है। वो आपके प्लांट के अंदर वो एक लीव्स लीव्स के अंदर, आप लीव्स के थ्रू जो है वो अंदर आता है। लीव्स, आपके पत्ता, आपका जो एक प्लांट के अंदर एक पत्ता होता है, उस पत्ते के अंदर आपके पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उनके सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा कहते हैं। अब ये स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा दो एक बिन लाइक स्ट्रक्चर इस तरह मौजूद होते हैं, जो कि जिसके अंदर जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, अपनी शक्ल को चेंज करने के बाद वो क्या करते हैं, वो इस तरह का जो है वो एक जगह बना देते हैं, जिस पे जो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, और आप स्ट्रक्चर को चेंज करने के बाद अपने आप को ओपन क्लोज करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये क्लोज है और ये आप पास ओपन करते हैं, ठीक है। ये इन दोनों का काम क्या होता है, ये क्या कहते हैं, तमाम जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उनको प्लांट के अंदर ले आना, मतलब ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को रिलीज़ करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। ये सारे का सारा जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। और स्टोमेटा एक हद तक ये भी करता है कि जो जितने भी वाटर है, जो एग्जैक्ट वाटर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है जो उनको नहीं चाहिए होता है, वो भी निकालता है, और
वो जो है वो जब पानी की ज़रूरत होती है फिर वो जितनी पानी की ज़रूरत होती है वो उनको फिर लेता है, और कुछ वाटर जो उनको ज़रूरत नहीं होती वो बाहर लेके जाता है, जिसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं, जो कि बाहर और चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पर यहाँ तक जो है आपका ये रूल है कि स्टोमेटा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर जो है वो इंटर करवाता है। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आपके लीव्स के अंदर मौजूद होता है। लीव्स के अंदर एक जगह मौजूद होती है जो कि क्या करते हैं, गैसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्प देती है। ठीक है, तो प्लांट यूज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन हैज़ अ बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन को हैज़ अ बाई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, बाई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी ज़रूरत उसको नहीं है, जिसकी ज़रूरत उसको नहीं है, जिसकी ज़रूरत उसको नहीं है। ठीक है, तो वो बाय प्रोडक्ट है, मतलब प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने ऑक्सीजन को यहाँ से रिलीज़ कर दिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज़ हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन आएगा एटमॉस्फेयर में, फिर आएगा एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर, ये यहाँ पर कार्बन आया, कार्बन एटमॉस्फेयर से फिर कहाँ पर आया, बायोस्फेयर में। ठीक है, तो ये एक जनरेशन है, बायोस्फेयर से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से बायोस्फेयर में, फिर बायोस्फेयर से एटमॉस्फेयर में, फिर एटमॉस्फेयर से बायोस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, फिर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन फिर आएगा, फिर से कहाँ पर आएगा, इस एनिमल की तरफ आ सकता है, प्लांट ह्यूमन की तरफ, एनिमल एंड प्लांट्स ब्रीथ इन द ऑक्सीजन। तो बाद में जो है ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन लेने के बाद फिर वो जो है वो रिस्पायरेशन करेगा, फिर रिस्पायरेशन करने के बाद फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करेगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फिर आपकी फोटोसिंथेसिस की तरफ आएगा, फिर फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करके फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, फिर ऑक्सीजन रिलीज़ होकर जो है वो फिर से जो है वो ह्यूमन के अंदर आएगा। बस मसलन ये है कि आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन होंगी और आपके प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। बस सिर्फ ये है कि जो प्लांट है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, और जो ह्यूमन है, जो एनिमल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के साथ रिलते हैं। ये एज अ इकोसिस्टम है। ठीक, तो जैसे कि मैंने इकोसिस्टम के बारे में बताया कि इकोसिस्टम वो होता है जब आपके पास जो जानदार है और बेजान चीज़ें जो है, बेजान चीज़ों में हमारे पास क्या है, हमारे पास है सनलाइट। ठीक है, और जानदार चीज़ों में हमारे पास कौन सी चीज़ है, आपके जो प्लांट है और आपके ह्यूमन है वो इनके अंदर आते हैं। और आपके पास जो मिनरल्स है वो उनके अंदर क्या आते हैं, आपके कार्बन है, आपका ऑक्सीजन है, ये सारे आपके मिनरल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उसको हम फिर बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं आसान अल्फाज में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है कि ये एक वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ये कंसेप्चुअली एक सेंटेंसेस है जो कि आपको जहन में रखने हैं कि कार्बन साइकिल हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन। ये जो कार्बन साइकिल होता है, कार्बन साइकिल हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन साइकिल। कार्बन जो साइकिल होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को देता है ऑक्सीजन साइकिल को स्टार्ट करने के लिए, एंड इन रिटर्न ऑक्सीजन साइकिल, और ऑक्सीजन साइकिल क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है ताकि वो कार्बन साइकिल को स्टार्ट कर सके। समझ में नहीं आया होगा, अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो समझेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी आपका आपने सबसे पहले सन ने क्या किया, सनलाइट हमारे पास प्लांट्स पर पड़ी। ठीक है, आपके ये प्लांट पर पड़ी। ठीक है, प्लांट पर पड़ने के बाद हमारे पास प्लांट क्या करता है, अपना एक खुराक बनाने की कोशिश करता है। खुराक बनाने के जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो कार्बन है और वाटर है वो आपस में मिलके फिर बाद में ग्लूकोज बनाएगा। अब वो जो ये कार्बन है वो कहाँ से आएगा, जो कि उन्होंने कार्बन मतलब बनाना है, वो हम कहाँ से लेंगे, एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि ये आएगा फ्रॉम एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर से जो है वो कार्बन को लेगा, तो ये एक कार्बन साइकिल हुआ। तो वो कार्बन साइकिल जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर स्टार्ट हुआ। कार्बन साइकिल का मतलब होता है कि उन कार्बन इन्वायरमेंट में मौजूद था, कार्बन इन्वायरमेंट के साथ इन्वायरमेंट में मौजूद था और एटमॉस्फेयर में मौजूद था, और वो आया किस चीज़ के अंदर, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड में फिर बाद में वाटर के साथ मिलके उन्होंने कार्बन जो है वो यहाँ पर आया किस चीज़ के अंदर, आपके पास आया आपके खुराक के अंदर। कौन से खुराक के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, वो ग्लूकोज जो कि प्लांट बनाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में, और उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज किया।
ये बात प्रूव हो गई या नहीं? यहाँ पर ये बात प्रूव हो गई कि कार्बन साइकिल के थ्रू आपके ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन कार्बन साइकिल हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन साइकिल टू यूज़। मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पे एक कार्बन है, जो कार्बन यहाँ पर लिया गया था, वाटर ने कार्बन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके उन्होंने जो है फिर क्या बनाया, ग्लूकोज को बनाया। तो वो जो कार्बन था वहाँ पर मौजूद है, कार्बन साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो गया और कार्बन साइकिल ने यहाँ पर ख़त्म होने के साथ साथ उन्होंने एक ऑक्सीजन भी दिया, ठीक है। इन दोनों के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन भी बना, ठीक है। तो ये मतलब ये है कि कार्बन साइकिल, ये इससे ये प्रूव होता है कि आपका जो कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल ने हमें क्या चीज़ दिया है, हमें ऑक्सीजन दिया है ताकि हम ऑक्सीजन साइकिल को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। ये बात प्रूव हो गई। और इन रिटर्न द ऑक्सीजन साइकिल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह आपका जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन साइकिल ने हमें दिया था, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन साइकिल जो है फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड हमें देगा। अब ये जो ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल ये भी हम बात करेंगे, जब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करेगा, ये ग्लूकोज जो है वो हम एक एनिमल जो है उसको कालेगा। जब एनिमल उसको कालेगा, खाने के बाद फिर क्या करेगा, उनके अंदर रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो रिस्पायरेशन जिसके बारे में, सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ये सेलुलर रिस्पायरेशन क्यों करेगा, ताकि उसको एनर्जी मिलेगी। जब वो इससे एनर्जी लेगा, ये आपके पास सेलुलर रिस्पायरेशन होगी। ये जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन जो कि हमें कार्बन साइकिल के रिजल्ट में मिला था, जो कि O2 था, और वो O2 कार्बन साइकिल की रिजल्ट में मिला है, और वो O2 जो है फिर बाद में ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके फिर वो क्या देता है, वो कार्बन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो ऑक्सीजन साइकिल है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है रिटर्न में। इसी तरह हमारे पास जो है वो फिर बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बाद में इन्वायरमेंट में जाके वो फिर क्या स्टार्ट करता है, कार्बन साइकिल स्टार्ट करता है। फिर वही इन्वायरमेंट से फिर कार्बन जो है वो ये कार्बन जो है वो क्या करता है, कार्बन साइकिल स्टार्ट करता है, प्लांट की तरफ आता है। प्लांट के अंदर फिर क्या, कौन सा साइकिल स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। फिर ऑक्सीजन साइकिल क्या करता है, एनिमल के अंदर आके फिर क्या करता है, फिर एनिमल के अंदर आके वो स्टार्ट करता है कौन सा साइकिल, कार्बन साइकिल। फिर मतलब वो कार्बन साइकिल स्टार्ट करता है। तो तीन आपके पास जो है वो टोटल कितने साइकिल्स होते हैं, दो साइकिल्स होते हैं। एक कार्बन साइकिल होता है, एक ऑक्सीजन साइकिल होता है। आपको ये याद रखना है कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे कार्बन साइकिल स्टार्ट हो जाता है और कहाँ कहाँ पे आपका ऑक्सीजन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आपका जो ऑक्सीजन साइकिल है वो उस वक्त स्टार्ट हो जाता है कि जब आपका ग्लूकोज बनता है, जब फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो चुकी होती है, तो आपका जो कार्बन तब आपका ऑक्सीजन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और जब फोटोसिंथेसिस पहले स्टार्ट होती है, जब फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाता है तो ऑक्सीजन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने लगता है तो कार्बन साइकिल स्टार्ट होता है। और जब आपके पास रिस्पायरेशन खत्म होती है, तो उस वक्त आपका कौन सा साइकिल स्टार्ट होता है, कार्बन साइकिल स्टार्ट होता है। फिर वो कार्बन साइकिल जो है वो क्या करता है, फिर बाद में जो है वो किस चीज़ को रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। फिर ऑक्सीजन रिलीज़ के बाद ऑक्सीजन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। फिर ऑक्सीजन साइकिल जो है फिर क्या करता है, फिर कार्बन साइकिल को, इसी तरह आपके पास एक साइकिल दूसरे साइकिल को स्टार्ट करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये सारा का सारा जो है वो जितने भी साइकिल्स हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन कार्बन साइकिल और कार्बन ऑक्सीजन साइकिल के बीच में रिलेशन, ये आपको सारा का सारा समझ आ चुका होगा विद द डायग्राम। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें। और मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। सही, अल्लाह हाफ़िज़।